नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं एक ऐसी कहानी के साथ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज की कहानी हमें ले जाएगी राजस्थान के एक छोटे से गांव माधोपुर में, जहां एक कुआं है जिसे छलावा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि वहां जो भी गया वो या तो वापस नहीं लौटा या फिर डर के साए में जीने को मजबूर हो गया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या इस कुएं के पीछे कोई सच्चाई छिपी है? आज मैं आपको उसी छलावे की कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, बल्कि रहस्यों और एक चमत्कारिक अंत की है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस कहानी में जो भी सुने उसे दिल से महसूस करें और आखिर तक जुड़े रहें, क्योंकि ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सर्दियों की रातें हमेशा रहस्यमयी होती हैं। उस दिन भी ठंडी हवा की सरसराहट और अंधेरे का सन्नाटा एक अलग ही एहसास दे रहे थे। मैं रोहित, एक पत्रकार, नई और सच्ची कहानियों की खोज में अक्सर अनजानी जगहों की यात्रा करता हूं। मेरी यही आदत मुझे उन कहानियों तक पहुंचाती है जो लोगों के दिलों में जगह बना लेती है। कुछ दिन पहले मुझे राजस्थान के एक गांव माधोपुर के बारे में पता चला। मेरे एक सहयोगी ने बताया था कि ये गांव अपने एक पुराने कुएं की वजह से बदनाम है। लोग इसे छलावा का कुआं कहते हैं। अफवाहें थी कि वहां कई लोग लापता हो चुके हैं और रात के समय वहां अजीब घटनाएं होती हैं। मैंने इसे महज एक ग्रामीण कहानी समझा। पत्रकार होने के नाते मैं इन रहस्यमयी कहानियों की तह तक जाने का इच्छुक रहता हूं। मैंने सोचा, अगर इसमें सच्चाई है तो ये मेरी सबसे दिलचस्प रिपोर्ट होगी, और अगर नहीं तो इसे एक अफवाह साबित कर दूंगा। गांव में कदम रखते ही मुझे वहां का अजीब सन्नाटा बेचैन कर गया। दिन के उजाले में भी माधोपुर किसी वीराने से कम नहीं लग रहा था। हर तरफ सूखी हुई झाड़ियां और खाली पड़ी गलियां थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस गांव की खुशियां किसी ने छीन ली हो। ठंडी हवाएं बह रही थी जो मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। मैंने गांव वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मुझसे खुलकर बात करने को तैयार नहीं था। पूछने पर वे या तो बहाना बनाते या अपनी नजरें झुका लेते। उनके चेहरों पर अजीब सा डर था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके सिर पर मंडरा रही हो। मैंने एक चाय की दुकान पर कुछ लोगों को खड़ा देखा। मैंने सोचा कि यहां से शायद कुछ जानकारी मिल जाए। भाई साहब, क्या आप मुझे छलावे के कुएं के बारे में बता सकते हैं? मैंने सीधे सवाल दाग दिया। सवाल सुनते ही उनकी बातचीत रुक गई। एक बूढ़े ने इशारे से मुझे वहां से जाने के लिए कहा। दूसरा व्यक्ति बोला, भाई साहब, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। आप यहां नए हैं, बेहतर होगा कि इस गांव में ज्यादा सवाल न करें। उनके इस रवैये ने मेरी उत्सुकता और बढ़ा दी। आखिर ऐसा क्या है इस कुएं में जो लोग इसके बारे में बात करने से भी डरते हैं? जब मुझे लगा कि कोई मदद नहीं करेगा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आए। वे लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए मेरी ओर बढ़े। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उनकी आंखों में अनुभव और गहरी समझ झलक रही थी। तुम पत्रकार हो ना? उन्होंने सीधे पूछा। मैंने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जी, मैं यहां उस कुएं के बारे में जानने आया हूं जिसे लोग छलावे का कुआं कहते हैं। उन्होंने मेरी बात सुनते ही गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक गंभीरता आ गई। बेटा, तुम उस कुएं के पास मत जाना, वो जगह शापित है। काका ने मुझे पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने कहा, तुमने सुना होगा कि कई लोग वहां गए लेकिन वापस नहीं लौटे, और जो लौटे वे पागल हो गए। ये बात सिर्फ कहानी नहीं है, ये हकीकत है। मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूं कि उस कुएं ने कैसे अच्छे भले लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। मैंने काका की बात ध्यान से सुनी, लेकिन मेरे अंदर का तर्कशील मन इसे महज अंधविश्वास मान रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, काका, मैं सिर्फ सच्चाई का पता लगाना चाहता हूं।
मुझे नहीं लगता कि डरने का कोई कारण है। मेरी बात सुनकर काका का चेहरा और गंभीर हो गया। बेटा, मैं समझता हूं कि तुम अपने काम को लेकर ईमानदार हो, लेकिन कुछ चीजें इंसानी समझ से परे होती है। उस कुएं में एक ताकत है जो कमजोर दिल वालों को तोड़ देती है। काका ने अपनी लाठी से जमीन पर कुछ रेखाएं खींचते हुए कहा, अगर तुमने वहां जाने की ठान ही ली है तो मेरी कुछ बातें ध्यान से सुन लो। पहली बात, वहां कुछ भी दिखे उसे नजरअंदाज मत करना। वो तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें अपनी हिम्मत नहीं खोनी है। दूसरी बात, अगर किसी की आवाज तुम्हें पुकारे तो पीछे मत मुड़ना, चाहे वो आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों न लगे। छलावा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यानी डर और भावनाओं का फायदा उठाता है। अगर तुम डर गए या उसकी चाल में फंस गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। काका की बातों में एक सच्चाई झलक रही थी। उनकी आवाज में ऐसा दर्द था जैसे उन्होंने खुद इस डरावनी ताकत का सामना किया हो। मैंने उनसे पूछा, क्या आपने खुद कभी उस कुएं के पास कुछ देखा है? काका ने लंबी सांस ली और कहा, हाँ, कई साल पहले मैं वहां गया था। उस समय मैं जवान था और किसी भी चीज से नहीं डरता था। लेकिन उस रात जब मैं उस कुएं के पास पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ रखा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर मुझे एक महिला की परछाई दिखी जो कुएं के अंदर से मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें इतनी डरावनी थी कि मैं आज तक उन्हें भूल नहीं पाया। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। काका की चेतावनी ने मुझे डरा तो दिया, लेकिन मेरा मन अब इस रहस्य को और गहराई से जानने के लिए बेचैन हो उठा। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उनकी बातों का ध्यान रखूंगा। काका ने जाते जाते कहा, बेटा, हिम्मत रखना। छलावा हर किसी का सामना नहीं करता, लेकिन अगर उसने तुम्हें चुना तो तुम्हारे लौटने के रास्ते बंद हो सकते हैं। काका की बातों ने मेरे मन में एक सवाल छोड़ दिया, क्या ये सब सच है या फिर ये केवल डर की वजह से फैली कहानियां हैं? मैं इस बात का पता लगाने के लिए तैयार था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि ये सफर उतना आसान नहीं होने वाला है। रात के करीब 11 बजे का समय था। ठंडी हवाओं की सरसराहट और सन्नाटे का मेल ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति ने किसी खौफनाक कहानी को सुनाने के लिए खुद को तैयार कर लिया हो। मैं कैमरा लेकर गांव के बाहर उस कुख्यात कुएं की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था और अंधेरा इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी फीकी लग रही थी। जैसे जैसे मैं कुएं के पास पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि आसपास की हवा भारी हो रही है। एक अजीब सा दबाव मेरे सीने पर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा हो। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां सिर्फ बंजर जमीन और सूखे पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। आखिरकार मैं उस कुएं के पास पहुंचा। कुआं बेहद पुराना और खंडहर जैसा दिख रहा था। उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी और आसपास उगी झाड़ियां उसे और डरावना बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह सालों से किसी का इंतजार कर रही हो। मैंने अपने कैमरे को ट्राइपॉड पर सेट किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। मेरी योजना थी कि मैं वहां कुछ देर बैठकर चारों ओर का माहौल रिकॉर्ड करूंगा और गांव वालों की बातों की सच्चाई का पता लगाऊंगा। जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, मेरी नजर उस पर पड़ी। कुएं के मुंडेर पर एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ था। वो धागा ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशेष उद्देश्य से वहां रखा गया हो। ये देखने में साधारण नहीं था, बल्कि उसमें कुछ ऐसा था जो पहली नजर में ही असामान्य लग रहा था। मैंने धागे को करीब से देखने के लिए झुककर उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही मेरी उंगलियां उस धागे को छूने वाली थी, अचानक ठंडी और तेज हवाएं चलने लगी। उस तेज हवा ने मेरी मशाल बुझा दी और अंधेरा पूरे माहौल पर छा गया। अब मैं पूरी तरह अंधेरे में था। ठंडी हवाओं के साथ अजीब सी फुसफुसाहट मेरे कानों में सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमी आवाज में कुछ बोल रहा हो,
लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। मेरी धड़कनें तेज हो गई। उस घुप अंधेरे में मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं हिम्मत जुटाकर मुड़ा और डरते हुए धीरे से पूछा, कौन है? लेकिन वहां कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। मुझे अपने पीछे किसी की उपस्थिति का एहसास हो रहा था, लेकिन जब मैंने दोबारा मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ खालीपन था। मैंने अपने कैमरे की स्क्रीन पर ध्यान दिया, जो अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी मुझे उसमें कुछ अजीब दिखाई दिया। स्क्रीन पर एक धुंधला सा चेहरा उभरने लगा। यह चेहरा सामान्य इंसानी चेहरा नहीं था। उसकी आंखें गहरी लाल थी, मानो अंगारे जल रहे हों। उसका चेहरा जला हुआ और विकृत था। मैंने उस भयानक चेहरे को देखकर एक झटके में कैमरा नीचे कर दिया। मेरी सांसें रुकने लगी। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने तुरंत कैमरे को उठाकर दोबारा स्क्रीन देखी, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। वो चेहरा गायब हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे दिमाग का खेल था, कैमरे की गड़बड़ी थी, या सच में कोई भूतिया ताकत थी। अभी मैं इस घटना से उबरने की कोशिश कर ही रहा था कि मुझे कुएं के अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर गहरी सांसें ले रहा हो। मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए थे। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे रोक रही थी। मैंने खुद को हिम्मत दिलाई और अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उस चेहरे ने मेरे दिमाग में एक छाप छोड़ दी थी। मैं समझ चुका था कि इस कुएं के आसपास सब कुछ सामान्य नहीं है। क्या ये लाल धागा उस ताकत को बांधे रखने का प्रतीक था, या वो चेहरा किसी चेतावनी का संकेत था? इस सवाल का जवाब पाने के लिए मुझे और गहराई तक जाना था, लेकिन अब डर और जिज्ञासा के बीच एक अजीब सी जंग शुरू हो चुकी थी। मेरे दिमाग में काका की चेतावनी गूंज रही थी, अगर कोई तुम्हें पुकारे तो पीछे मत मुड़ना। काका का चेहरा और उनकी गंभीर बातें अब मेरे दिमाग में स्पष्ट हो रही थी। हालांकि मैं पहले ही उस अजीब चेहरे और धुंधली आवाज से डर चुका था, लेकिन फिर भी मेरी जिज्ञासा और आदत ने मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया था। काका की चेतावनी सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जो कहा था वो अब सच होता जा रहा था। पीछे मत मुड़ना, ये शब्द मेरे कानों में लगातार गूंज रहे थे, लेकिन डर और उलझन ने मुझे रोक लिया। मैं और ज्यादा नहीं सोच सकता था। काका की बातें मुझे घेरने लगी और मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं केवल सच्चाई का पता लगाने आया हूं, लेकिन अंदर का डर अब मुझे हावी करने लगा था। मैंने फैसला किया कि मैं यहां से वापस लौट जाऊं, इस रहस्यमय जगह से दूर जाऊं। जैसे ही मैंने वहां से कदम बढ़ाने की कोशिश की, मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे को छुआ। एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई मेरी रीढ़ की हड्डी में। दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरा हाथ कांपते हुए कैमरे पर गया और मैंने एक बार फिर उस अंधेरे में देखा। वो आवाज जो मुझे पहले भी सुनाई दी थी, अब फिर से आई। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। ये आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मेरे ठीक पास खड़ा हो। ये आवाज गहरी और रहस्यमयी थी और उसमें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो आवाज मानो मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो, जैसे मैं अगर और आगे बढ़ा तो कुछ अनहोनी घट जाएगी। मैंने अपना चेहरा घुमा दिया और डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी आवाज की गूंज मेरे कानों में लगातार सुनाई दे रही थी। एक ठंडी सी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या था, मेरी मानसिक स्थिति या सच में कुछ अदृश्य शक्ति थी जो मुझे रोक रही थी। मेरे दिमाग में उथल पुथल मच रही थी। क्या ये चेतावनी थी? क्या मैं किसी खतरनाक जाल में फंस चुका था? काका की बातों ने मुझे और भी ज्यादा असमंजस में डाल दिया। क्या अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए था? लेकिन डर के साथ साथ एक और ख्याल मेरे दिमाग में था। क्या अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता
तो क्या मुझे वो राज पता चल पाता जो इस गांव के लोग छुपा रहे थे? मुझे समझ में आ गया कि इस रहस्य को सुलझाने का यही मौका था। मैंने अपनी सांसें संभाली और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार मैंने काका की बातों को ध्यान में रखते हुए और भी सतर्क रहने की कोशिश की। वो आवाज फिर से गूंज उठी और इस बार वो मुझे किसी और तरीके से डराने की कोशिश कर रही थी। एक ठंडी हवा चली और जैसे ही मैंने अपने कदम बढ़ाए, मुझे लगा जैसे कोई मेरी तरफ बढ़ रहा हो। वो आवाज मेरे कानों में फिर से गूंजने लगी, लेकिन इस बार कुछ और ही था। वो सिर्फ एक डरावनी चेतावनी नहीं थी, बल्कि अब वो मुझसे कुछ मांग रही थी। उस आवाज के शब्द एक तरह से मेरे दिल में गूंज रहे थे। मैं इस कुएं की रक्षक हूं। मुझे यहां बेइज्जत करके फेंक दिया गया था। मेरे साथ जो हुआ उसका बदला लेने मैं अब छलावा बन चुकी हूं। मैं अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। क्या मैं सच में किसी आत्मा से बात कर रहा था, या फिर ये सिर्फ मेरा डर और कल्पना का हिस्सा था? मैंने थोड़ा और ध्यान से सुना और फिर वो आवाज आई जो अब और स्पष्ट हो गई थी। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं एक वफादार रक्षक थी। लेकिन जब उस जमींदार ने मुझे धोखे से यहां लाकर मार डाला, तो मेरी आत्मा कैद हो गई। अब मैं सिर्फ बदला लेने की प्यास से जल रही हूं। मेरे दिमाग में एक नई शंका उत्पन्न हुई। यह कुआं सिर्फ एक पुराने और डरावने स्थान के रूप में नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक दर्दनाक और खौफनाक कहानी छिपी हुई थी। अब मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी जिज्ञासा ने मुझे एक ऐसी दुनिया में खींच लिया था जो मेरे समझ से बाहर थी। मुझे डर के बावजूद अपनी जिज्ञासा पर काबू पाते हुए उस आवाज से पूछा, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? वो आवाज थोड़ी देर तक चुप रही, जैसे वो सोच रही हो। फिर बोली, मुझे बदला चाहिए उस जमींदार से जिसने मुझे मारकर इस कुएं में फेंक दिया। वो अब भी अपने प्रपंचों में व्यस्त है। उसकी निशानियां, उसकी संपत्ति जो अब इस कुएं के पास छिपी हुई है, उन्हें नष्ट कर दो, तभी मैं मुक्त हो सकूंगी और तुम्हारा रास्ता साफ होगा। उसकी बातों में एक दुख और गुस्सा था जो हर शब्द से झलक रहा था। मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ बदला नहीं था, ये एक आत्मा का शोषण था जो अपनी मृत्यु के बाद भी इस दुनिया में अपने दुखों का हल ढूंढ रही थी। यहां से अब मेरे लिए दो रास्ते थे। पहला, मैं डर के मारे वहां से भाग जाऊं और इस अजीब स्थिति को नजरअंदाज कर दूं। दूसरा, मैं उस आत्मा की मदद करने का प्रयास करूं जो शायद सचमुच अपने पिछले जीवन में शोषण का शिकार हुई थी। लेकिन सवाल यह था कि क्या मुझे उस जमींदार के बारे में और जानकारी हासिल करनी चाहिए? क्या वो वास्तव में इतना बुरा था जैसा आत्मा कह रही थी? क्या वो संपत्ति सचमुच यहां छिपी हुई थी? मैंने कुछ देर सोचा और फिर साहस जुटाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उस जमींदार के बारे में सब कुछ पता लगाऊंगा और तुम्हारी निशानियों को नष्ट करूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें कैसे पहचान सकूंगा? तुम्हारी आत्मा की मौजूदगी से मुझे कैसे कोई फर्क पड़ेगा? आवाज ने थोड़ी देर के बाद कहा, तुम मुझे महसूस करोगे। मैं वही हूं जो तुम्हारे पास आकर खड़ी होती हूं। मेरी ठंडी हवा और मध्यम रोशनी को तुम समझ पाओगे। मैं तुम्हारे साथ हूं जब तक तुम मेरे काम को पूरा नहीं कर लेते। जैसे ही उसने ये कहा, मुझे अचानक अपने शरीर में एक हल्की सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई बर्फ की ठंडी लहर मेरे ऊपर से गुजरी हो। मेरी सांसें रुक सी गई। मैंने अपने आसपास देखा और मुझे वही अजीब सी हल्की रोशनी और हवा महसूस हुई जो पहले मुझे लगी थी। क्या यह सच में उस आत्मा का संकेत था? क्या मैं सच में उसकी मदद कर रहा था, या फिर मैं सिर्फ एक और डरावनी कहानी का हिस्सा बन रहा था? अब मुझे यह फैसला करना था। क्या मैं उस जमींदार की निशानियों को ढूंढूंगा और नष्ट करूंगा, या फिर इस रहस्य से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा? अगले दिन मैंने गांव के लोगों से उस जमींदार के बारे में और जानकारी हासिल की।
गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो जमींदार, जिसे अब कोई याद भी नहीं करना चाहता, एक बेहद क्रूर और लालची इंसान था। उसने अपने निजी लाभ के लिए न सिर्फ गांव वालों से पानी छीन लिया, बल्कि कई निर्दोष लोगों की हत्या भी करवाई थी। उसकी ये क्रूरता उस समय के लोगों के बीच कुख्यात हो चुकी थी। उनसे ये भी सुना कि वो अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसका पुराना महल गांव के बाहर खड़ा था। वो महल अब खंडहर में तब्दील हो चुका था, लेकिन फिर भी लोगों का मानना था कि वहां की दीवारों और कमरों में उसकी आत्मा का वास है। सभी चेतावनियों के बावजूद मैंने फैसला किया कि मुझे उस महल का दौरा करना चाहिए। मुझे उम्मीद थी कि वहां कुछ ऐसा मिलेगा जो उस आत्मा की मदद करने में सहायक हो सकता था। महल तक पहुंचते हुए रास्ते में हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय भी वहां रुक सा गया हो। महल का विशाल ढांचा और उसके टूटे फूटे दीवारें गांव के उस पुराने समय की दर्दनाक यादें बयां कर रहे थे। जैसे ही मैं महल के अंदर दाखिल हुआ, चारों ओर खामोशी का एक घना आच्छादन था। वहां का माहौल बेहद डरावना था। महल के अंदर कटीफटी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और अंधेरे कोने हर जगह फैले हुए थे। मेरी सांसें हल्की तेज होने लगी थी, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए वहां के कोने कोने में देखा। महल के एक कमरे में एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक पर धूल की परत जमी हुई थी, लेकिन फिर भी उसकी लकड़ी की सतह पर कुछ सोने और चांदी के चिन्ह चमक रहे थे। यह संदूक वही था जिसका गांव वालों ने जिक्र किया था। जमींदार की निजी संपत्ति, जिसमें उसके गहने और कपड़े रखे गए थे। मुझे यकीन था कि ये वही निशानियां हैं जिनसे उस आत्मा को मुक्त किया जा सकता था। मैंने संकोच करते हुए संदूक को खोला और देखा कि इसमें कई पुराने गहने, चांदी के बर्तन और खस्ताहाल कपड़े रखे थे। इनकी झलकियां मुझे जमींदार के लालच और उसकी क्रूरता की याद दिला रही थी। मेरे मन में अब एक ठान लिया था कि मुझे इसे नष्ट करना होगा ताकि उस आत्मा को शांति मिल सके। मैंने संदूक से गहनों और कपड़ों को बाहर निकाला और उन्हें जलाने के लिए एक जगह पर रखा। जैसे ही मैंने आग लगाई, अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। हवा तेजी से चलने लगी और महल की खिड़कियों से डरावनी आवाजें आने लगी। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि वहां की दीवारों पर घना धुआं फैलने लगा था। ऐसा लगता था जैसे महल ने एक बार फिर से अपनी पुरानी आत्मा को जागृत कर लिया हो। आग लगते ही संदूक के आसपास एक अजीब सी चमक दिखाई दी। हवा इतनी तेज हो गई थी कि मेरे बाल उड़ने लगे थे। मैं खड़ा था, लेकिन यह महसूस हो रहा था कि मैं कहीं फंसा हुआ हूं। उस अचानक आई हवा ने आग को भी पूरी तरह से बुझा दिया। तभी महल के अंदर की खामोशी टूट गई और एक डरावनी आवाज सुनाई दी। तुमने इसे क्यों जलाया? तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। ये आवाज अब मुझे वही आवाज लग रही थी जो मैंने कुएं के पास सुनी थी। वो आत्मा मुझसे नाराज थी। मेरी सांसें तेज हो गई। उस आवाज के साथ कमरे में चारों ओर एक भयंकर अंधेरा फैल गया। महल की दीवारें कांपने लगी और ऐसा लगा जैसे महल अब अपने पुराने शाप से पूरी तरह से जाग उठा हो। तभी अचानक महल की एक दीवार के नीचे से पानी बहने लगा। यह पानी साफ नहीं था, बल्कि गंदा और काले रंग का था। मैंने देखा कि पानी का प्रवाह बढ़ने लगा और पूरे कमरे को भरने लगा। यह वही पानी था जिस पर जमींदार ने अपना कब्जा जमाया था। अब यह पानी उसके साए की तरह महल में वापस लौट आया था। मैं समझ गया कि जमींदार के अपराधों और उसके द्वारा की गई निर्दयता ने इस जगह को शापित कर दिया था। उस पानी ने अब महल के अंदर हर चीज को निगल लिया था। यह पानी सिर्फ गंदा नहीं था, बल्कि उसमें एक तरह का जादू था जो अब उस आत्मा की शक्ति को और बढ़ा रहा था। मेरे पास अब दो रास्ते थे, या तो मैं यहां से भाग जाऊं, या फिर मैं उस आत्मा को शांति दिलाने के लिए और कड़ी मेहनत करूंगा। मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे इसका सामना करना होगा।
महल के अंदर पानी का प्रवाह बढ़ने लगा था। वो गंदा और काला पानी जैसे ही कमरे में फैलने लगा, मेरी घबराहट भी बढ़ने लगी। उस पानी के साथ ही महल का अंधेरा और गहरा हो गया। जैसे ही दीवारों से पानी टकराया, एक ठंडी लहर सी महसूस हुई जो मेरे शरीर को झकझोर रही थी। अंदर एक डरावनी सन्नाटा था, लेकिन फिर भी कुछ था जो मुझे अंदर से आवाज दे रहा था, जैसे वो आत्मा मुझे अपनी पूरी कहानी बताने के लिए बुला रही हो। मैंने झुरलाते हुए अपने अंदर की डर को नकारा और महल की दीवारों की ओर देखा। ये पानी न केवल महल की दीवारों को भिगो रहा था, बल्कि जैसे जैसे वो बढ़ रहा था, महल के अंदर की हर चीज को निगल रहा था। ये पानी अब उस आत्मा के दर्द और शाप का प्रतीक बन चुका था, जो लंबे समय से महल में बसी हुई थी। तभी वो आवाज फिर से आई, तुम्हें जो करना है वो करो। मेरी मुक्ति के लिए मुझे ये पानी और इन चीजों से छुटकारा दिलाओ। मुझे न्याय दो। उस आवाज में अब कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि ये एक अनुरोध की तरह महसूस हो रहा था। मैंने ठान लिया कि मुझे इस आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि ये पानी, महल और दीवारों की नश्वर शक्ति अब उस आत्मा की पीड़ा को और बढ़ा रही थी। मैंने फिर से संदूक की ओर देखा। वो गहने और कपड़े जो पहले मुझे जमींदार के क्रूरता की याद दिलाते थे, अब मुझे उसकी आत्मा की मुक्ति की कुंजी लग रहे थे। मैंने उनकी ओर बढ़ते हुए इन्हें एक बार फिर से जलाने का फैसला किया। मैंने गहनों को और कपड़ों को बाहर निकाला और उन्हें एक जगह इकट्ठा किया। जैसे ही मैंने आग में इन चीजों को डाला, चारों ओर एक भयंकर रोशनी फैलने लगी। अचानक हवा की तीव्रता और भी बढ़ गई और मुझे महसूस हुआ कि जैसे महल खुद को मुझसे छुपा रहा हो। मैं पसीने से लथपथ हो चुका था, लेकिन मुझे यह तय करना था कि मुझे वो डर पर काबू पाकर इस आत्मा को शांति देनी होगी। जैसे ही आग भड़कने लगी, हवा के झोंके में एक हलचल हुई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। महल की दीवारों पर एक घना धुआं फैलने लगा। मुझे लगा जैसे किसी ने महल के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज कर दी हो। और फिर अचानक चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी महल के अंधेरे में मुझे एक भयंकर चेहरा दिखा। ये चेहरा वही था जो मैंने पहले कुएं के पास देखा था। जलते हुए चेहरे की आंखों में आग सी जल रही थी। वो चेहरा धीरे धीरे मेरे सामने आया और घनी सर्द हवा के साथ बोला, तुमने मेरी चीजों को जलाया, अब तुमने मुझे फिर से अपने साथ खींच लिया है। उसका चेहरा मुझे डराने के बजाय अब मुझे दर्द का एहसास दिला रहा था। मैं समझ गया कि ये वो आत्मा नहीं थी जो गुस्से में थी, बल्कि ये वो आत्मा थी जो न्याय और मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। महल के अंदर का पानी अब एक भयंकर जादुई शक्ति के रूप में बदल चुका था। वो पानी अब दीवारों और कमरे के हर कोने में फैल रहा था, जैसे किसी शक्ति का रूप लेकर आत्मा को अपने कब्जे में ले रहा हो। मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया और आवाज दी, तुमने जो कुछ भी सहा है वो अब खत्म हुआ। तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। तुम सिर्फ बदला नहीं चाहते, तुम मुक्ति चाहते हो। वो चेहरा अचानक स्थिर हो गया और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुमने वो किया जो कोई और नहीं कर सका। अब मुझे शांति मिल रही है। साथ ही वो पानी का प्रवाह धीरे धीरे रुकने लगा। महल का अंधेरा और घना धुआं अब हल्का होने लगा था। वो आत्मा जो पहले गुस्से और शाप से भरी हुई थी, अब पूरी तरह से शांत हो गई थी। महल में छाई हुई खामोशी अब शांति का संकेत दे रही थी। जब महल की दीवारों से पानी का बहाव रुक गया और चारों ओर शांति फैल गई, तो मैंने महसूस किया कि मैंने न केवल उस आत्मा की मदद की थी, बल्कि खुद को भी एक कठिन अनुभव से जूझने का साहस दिया था। यह घटना अब मेरे लिए एक गहरी सीख बन चुकी थी कि हर पीड़ा और हर दर्द के पीछे एक कारण और सच्चाई छुपी होती है। अगर हम उसे समझें और सही तरीके से उसका सामना करें, तो हम न केवल दूसरों को मदद दे सकते हैं, बल्कि खुद भी शांति पा सकते हैं।
अगले दिन जब मैंने गांव वालों से बात की तो उनका चेहरा अब पहले जैसा डरावना नहीं था। गांव का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जो कुआं पहले गांव के लिए एक डर का कारण था, अब वो साफ और ताजे पानी से भरा हुआ था। इस बदलाव को देखकर मुझे यकीन हो गया कि वास्तव में उस आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। गांव के लोग अब मेरे पास आए और मुझे धन्यवाद देने लगे। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद से गांव में शांति लौट आई थी और अब वहां कोई भी अनहोनी नहीं होती थी। गांव के बुजुर्ग काका, जिनकी चेतावनियों ने मुझे डराया था, अब हंसते हुए मेरे पास आए और बोले, तुमने जो किया उससे सब कुछ बदल गया है। हम तुम्हारे हमेशा आभारी रहेंगे। मुझे खुशी है कि मैंने डर से नहीं भागा और सच्चाई का सामना किया। उस आत्मा की मदद करने के बाद मैंने महसूस किया कि किसी की मदद करना न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी शांति लाता है। अब मैं जानता हूं कि कभी कभी हमें अपनी डर को पार करने के लिए कुछ कदम और बढ़ाने की जरूरत होती है और तभी हम असली शांति पा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए जुड़े रहें। ऐसी ही और सच्ची कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।